तो ना यहाँ पे अगर कुछ भी, तो सबसे पहली चीज़ इफ somebody ask कि what is the trigger, तो you can say ये एक इवेंट है एंड इट विल हैपन या इट विल एग्जीक्यूट जब समथिंग हैपन, आई मीन ये तभी फायर होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया है कि ट्रिगर का मतलब है कि ये ट्रिगरिंग करना, किसी चीज़ को पकड़ना हुआ एक तरह से। कब पकड़ेगा? जब कोई घटना घटेगी तब ना। जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर आपने बाइक खरीदी या कार खरीदा तो उसका इंश्योरेंस हम लेते हैं। एक तो होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि आप वो तो ए वन टाइम होता है, लेकिन इंश्योरेंस आपको हर साल कराना पड़ता है। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, इन फ्यूचर आप सोचते हो कि अगर ये दुर्घटना घटेगी, कोई एक्सीडेंट केस होगा, तो मुझे अपनी पॉकेट से वो पैसा ना खर्चा करना पड़े, तो वो हम एक साल में 10-12 हज़ार खर्च करके एक इंश्योरेंस कराते हैं। अब वो चाहे एक्सीडेंट केस में हमारा 50 हज़ार खर्च हो या 60 हज़ार खर्च हो, वो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को बियर करेगी। तो वो बियर तब करती है जब गाड़ी में कुछ डैमेजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तब। तो आपने एक ट्रिगर बना रखा था। दैट मीन्स यू कैन से इन द रियल लाइफ योर इंश्योरेंस फॉर द बाइक एंड कार इज नथिंग बट द ट्रिगर। तो यहाँ पर देखिए ट्रिगर के बारे में अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ट्रिगर मैंने बताया कि ट्रिगर इज नथिंग बट इवेंट, और यू कैन से ये इवेंट है, ये तभी परफॉर्म होता है व्हेन समथिंग हैपन हियर। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिगर इज अ प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए ट्रिगर इज अ स्टोर्ड प्रोग्राम, यू कैन से कि एक स्टोर्ड प्रोग्राम है जो कि आपको दिखाई नहीं देता, विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड और फायर्ड व्हेन सम इवेंट्स अकर। ये ऑटोमेटिक अकर होता है। जैसे ही आप इंसर्ट करते हो या अपडेट करते हो या डिलीट करते हो तो एक मैसेज आता है, वन रो इंसर्टेड। आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, आपने तो ये अपनी प्रोग्रामिंग में कहीं लिखा ही नहीं था। आई मीन जब आपने क्वेरी चलाई तो यू हैव नॉट रिटन दिस वन रो इंसर्टेड या वन रो अपडेटेड या कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड या जो भी है फंक्शन प्रोसीजर क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड, ये कहाँ से आ रहा है? एवरीथिंग स्टोर्ड हियर एज अ, एंड जो भी काम है तो प्रोग्रामर ने एक ट्रिगर बना रखा है कि भैया टेबल क्रिएट हो गई तो आप मैसेज दे दो, जो भी यूज़र है उसको पता चल जाए कि टेबल क्रिएटेड। यहाँ पे मैसेज आ जाता है टेबल क्रिएटेड, तो आपको पता चल जाता है ये टेबल क्रिएटेड मैसेज जो है उसके लिए एक प्रोग्राम पड़ा है या एक ट्रिगर पड़ा है कि जब भी कोई यूज़र टेबल क्रिएट करेगा तो उसे ये पॉपअप हो जाए। कोई इंसर्ट कर रहा है या टेबल ड्रॉप कर रहा है तो वहाँ मैसेज आ जाए टेबल ड्रॉप, या डिलीट कर रहे हैं तो वो मैसेज आ जाए। तो ये सारे इवेंट के लिए यहाँ पे प्रोग्रामर ने आपके लिए एक ट्रिगर बना रखा है जो कि हमें विजिबल नहीं, दैट प्रोग्राम इज नॉट विजिबल टू द यूजर, बट इंटरनली हर एक काम के लिए यहाँ पर एक ट्रिगर बना हुआ है। तो वो तो हुआ सिस्टम, आई मीन जब आपने सॉफ्टवेयर खरीदा तो वहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ट्रिगर्स पड़े हुए हैं, बट इवन दो यूजर कैन ऑल्सो क्रिएट सम ट्रिगर बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, आई मीन उसका अपना डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर बना सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो सिस्टम पे पड़े हैं उसके अलावा आप नहीं बना सकते। वो तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जो सॉफ्टवेयर बनाया गया वहाँ पे बहुत छोटे छोटे इवेंट्स के लिए उन्होंने ट्रिगर बना रखा ताकि यूज़र उसे समझ सके। बट आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपके अपने प्रोग्राम में कोई रिक्वायरमेंट है तो यू कैन क्रिएट योर ओन ट्रिगर। तो हम देखते हैं कि अब हम ट्रिगर बना कैसे पाएंगे, कौन कौन से ट्रिगर हैं, कितने टाइप के ट्रिगर हैं जिनको हम कर पाएंगे। तो नाउ दीज आर द PLSQL ब्लॉक विथ सर्वर साइड इंस्ट्रक्शन। आई मीन बेसिकली जो हम सर्वर की बात करें तो ये सारा काम सर्वर ही तो कर रहा है कि भैया प्रोसीजर बन गया, फंक्शन बन गया, दैट इज नथिंग बट। तो नाउ डेटाबेस ट्रिगर्स आर द इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द इवेंट अटैच टू देम। जो भी इवेंट आपने उससे अटैच किया जब वो इवेंट हैपन होगा तो उसके बेसिस पे वो ट्रिगर फायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कुछ कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है। तो 4 कैटेगरीज में यहाँ बेसिकली ग्रुप किया गया। पहला है DML इवेंट्स, DDL इवेंट्स, इंस्टेड ऑफ इवेंट एंड डेटाबेस इवेंट। ये 4 इवेंट है जिनके बेसिस पे हम ट्रिगर यहाँ बनाते हैं, और अगर ये हैपन होते हैं तो इसके बेसिस पे हम कहते हैं ये वाला ट्रिगर फायर हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे DML इवेंट कब फायर होगा या कब ये एग्जीक्यूट होगा। तो DML इवेंट्स हमारे पढ़ चुके हैं क्वेरी में, दैट इज द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसे हम रिफर्ड करते हैं एज अ DML ट्रिगर भी बोलते हैं। तो DML ट्रिगर में ये 3 ऑपरेशन जब परफॉर्म होंगे तो ये वाला ट्रिगर फायर होगा। तो दीज ट्रिगर्स आर रेज्ड व्हेन इंसर्ट, डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड ऑन अ टेबल। अगर आपने अपनी टेबल में या तो इंसर्ट कर रहे होंगे या डिलीट कर रहे होंगे या अपडेट, अगर ऐसे कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो वॉट एवर यू हैव डिफाइंड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, वो ट्रिगर फायर हो जाएगा। जैसा कि आप जैसे आप इंसर्ट करते हो तो मैसेज आता है वन रो इंसर्टेड,
डिलीट करते हो तो बोलता है 5 रोज डिलीटेड या 4 रोज डिलीटेड, जो भी वो जितनी भी रोज डिलीट होता है वो मैसेज आ जाता है। तो ये तो सिस्टम डिफाइंड हुआ या सर्वर साइज इंस्ट्रक्शन हुआ। बट अगर यूजर कुछ काम कर रहा है और वो बताना चाह रहा है, अपने ट्रिगर को रेस करना चाहता है, तो वो हम देखेंगे कैसे हम करेंगे। नाउ द DDL इवेंट, DDL का मतलब कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो DDL में आते हैं, दैट इज द क्रिएट द टेबल, ऑल्टर द टेबल एंड ड्रॉप द टेबल। ये 3 ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं DDL में। तो DDL का हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड द DDL ट्रिगर्स। तो दिस ट्रिगर्स अलाउ यू टू राइट अ कोड दैट इज इन्वोक्ड इन रिस्पॉन्स टू द DDL स्टेटमेंट। दैट मीन्स whenever you create the table, whenever you alter the table, whenever you drop the table, this trigger will pop up, I mean ओपन हो जाएगा। और आपको जैसा कि आप देखते हो कि टेबल क्रिएटेड का मैसेज आ जाता है, टेबल ऑल्टर हो गई उसका मैसेज आ गया। तो दिस आर नथिंग बट द ट्रिगर्स। इवन आप अपने भी कुछ यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे, अभी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे कि कौन सा ट्रिगर बनेगा इसका। नाउ इंस्टेड ऑफ इवेंट्स, इंस्टेड ऑफ इवेंट्स का मतलब मैंने व्यू भी पढ़ाया है। या तो आप डेट क्वेरी जो है टेबल पे डायरेक्टली चलाते हो, या फिर आप क्या करते हो, व्यू बना लेते हो। जो भी आप क्वेरी चलाते हो, तो ये व्यू की अपनी कोई टेबल नहीं होती, बल्कि जो सोर्स स्कीमा होता है उसी से डेटा लेके यहाँ पर अपडेट करके दिखा देता है। तो डेटा आपको लगता है कि व्यू में भी एक टेबल होती है, एक्चुअली व्यू में अपना खुद का डेटा नहीं होता, बल्कि वो सोर्स से उठा के अपने में डेटा दिखाता है। कि व्यू जो होता है बेस्ड ऑन द क्वेरी बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो इंस्टेड ऑफ इवेंट है, इंस्टेड ऑफ द टेबल हम क्या करते हैं, व्यू पे ये सारा काम करते हो। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो है हम व्यू पे परफॉर्म करते हैं, ना कि टेबल पे परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज रिफर्ड एज द इंस्टेड ऑफ द ट्रिगर। These triggers allow you to write a code that is invoked when a user tries to insert, delete or update via the view। यानी व्यू के माध्यम से हम इस टेबल पे काम कर रहे हैं, ना कि डायरेक्टली टेबल पे कर रहे हैं, तब हमें इंस्टेड ऑफ इवेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा जो ऑप्शन है हमारा पास, डेटाबेस इवेंट्स। डेटाबेस इवेंट्स का मतलब या तो आप डेटाबेस स्टार्ट कर रहे होगे या शट डाउन कर रहे होगे या लॉग ऑन या लॉग आउट कर रहे होगे। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक प्रॉपर मैसेज आए, तो you can use this type of the trigger, that these triggers allow you to write a code that is invoked in response to database events such as startup, shutdown, etc। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिगर्स के टाइप्स हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ना इनका यूज क्या है या बेनिफिट्स क्या है। टू अप्लाई बिजनेस रूल लाइक सैलरी चेक, जो भी वैलिडेशंस वगैरह आप अप्लाई करते हैं वो ट्रिगर की मदद से भी हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो ताकि अनऑथराइज पर्सन इसे एक्सेस ना कर सके। कीप द ऑडिटिंग ऑफ ऑल या पार्शियल एक्टिविटी ऑन द, यानी डेटाबेस पे आप यहाँ पे ऑडिटिंग कर सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या अभी बचा है, क्या चल रहा है। बैकअप का, अगर आपको बैकअप लेना है तो भी आप ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द यूज कि हम किस लिए ट्रिगर ये इस्तेमाल करते हैं। नाउ द फर्स्ट टाइप, जो मैंने 4 कैटेगरीज आपको अभी एक्सप्लेन किया, अब एक एक करके उसका डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द DML ट्रिगर। तो DML ट्रिगर में अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसको बनाएंगे कैसे, उसका सिंटेक्स यहाँ पर है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। रिप्लेस कीवर्ड मैंने बोला था कि ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो लिखें या ना लिखें। रिप्लेस से ये फायदा हो जाता है कि अगर आपने पहले इस नाम का ट्रिगर बनाया तो उसको रिप्लेस करके फिर से इसे बना देगा। तो इसलिए हमेशा यूज करिए और रिप्लेस करके, ताकि अगर नहीं है तो नया बना देगा, अगर ऑलरेडी है तो उसको रिप्लेस करके भी नया बना देगा। तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर एंड देन प्रोवाइड हियर द ट्रिगर नेम। ट्रिगर इज अ कीवर्ड हियर, उसके बाद आपको ट्रिगर का नाम बताना होगा, जो भी आप नाम डालना चाहें। देन एग्जीक्यूशन टाइम, यहाँ पर एक कीवर्ड और आएगा, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम। देन इवेंट लिस्ट, ऑन किस पे बनाना है, उस स्कीमा का नाम, दैट इज उस टेबल का नाम या पूरे डेटाबेस का नाम आप डाल सकते हो। फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन, यानी जब आप यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर रो के लिए लगा रहे हो या पूरी टेबल पे लगा रहे हो, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन PL SQL ब्लॉक, दैट मीन्स एनोनिमस ब्लॉक, आपको जो कोडिंग करोगे वो। तो ये तो पूरा उसका सिंटेक्स हो गया। अब एक एक करके देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम। एक्चुअली एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे 2 लिखे जाएंगे, कीवर्ड्स हैं, एक बिफोर और आफ्टर। यानी कि जो भी ट्रिगर फायर हो, आइदर यू वांट टू पॉप अप दिस ट्रिगर बिफोर द इवेंट एग्जीक्यूट और आफ्टर द इवेंट एग्जीक्यूट। यानी कि अगर हम बात करें कि इंसर्ट करने से पहले हम देखें या इंसर्ट के बाद देखें, डिलीट के पहले या डिलीट के बाद, इसी तरह से अपडेट के पहले या अपडेट के बाद, तो बिफोर एंड आफ्टर कीवर्ड यूज होगा। तो देखो बिफोर तो हम तभी करते हैं जब हमें कोई वैलिडेशन चेक करना हो। सपोज करो
मैंने बोला कि जो क्लास है वो क्लास में केवल CS और IT ही एंट्री होगी, बाकी किसी नहीं। तो आपने यहाँ कंस्ट्रेंट डेल रखा है, तो आपने देखा कि भैया जो क्लास का डेटा ले वो CS और IT के अलावा नहीं। तो बिफोर इंसर्टिंग द डेटा ही तो आप ये कंस्ट्रेंट चेक कर रहे हो, वैलिडेशन चेक कर रहे हो। यानी कि वैलिडेशन क्या, अगर इंसर्ट हो जा रहा फिर आप वैलिडेशन चेक कर रहे हो तो वो मीनिंगलेस है ना। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हो, अगर CS IT के अलावा कुछ भी आप इंसर्ट करो तो वो रॉन्ग मैसेज आ जाए कि दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हम बिफोर चेक करते हैं, कुछ चीज़ें बाद में भी करते हैं। तो 2 कीवर्ड्स यहाँ पर यूज होंगे, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम, that is a before or after will decide whether when trigger should fire. It means the trigger will fire either before the DML operation आपके insert, update and delete होते हैं, और after the DML event. Generally validations are carried out before DML events and while actions such as delete, copy or done after the DML. अगर आपको कुछ डिलीट वगैरह करना तो ऑब्वियसली उसके बाद होना चाहिए। एक्शंस जो भी होंगे वो हमेशा आफ्टर वाली कैटेगरी में आएंगे, और अगर कोई वैलिडेशन आपको परफॉर्म करना है तो बिफोर की कैटेगरी में चला जाएगा। नाउ इवेंट लिस्ट, क्या क्या इवेंट हो सकती है, दैट मीन्स इवेंट लिस्ट यहाँ पे जो मेंशन है वो क्या क्या हो सकता है। इवेंट कैन बी, या तो हम क्योंकि DML की बात कर रहे हैं तो 3 ही इवेंट है यहाँ पे, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। या तो तीनों अलग अलग एग्जीक्यूट होगा या आप तीनों का कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं, तीनों एक साथ ले सकते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन लेते हो तो आप इंसर्ट और डिलीट ले सकते हो, इंसर्ट और अपडेट ले सकते हैं, इंसर्ट और डिलीट और अपडेट तीनों एक साथ ले सकते हैं, कुछ भी। अब ट्रिगर टाइप यहाँ पर हमने मेंशन किया है, तो ट्रिगर टाइप यहाँ पर क्या होगा, 2 तरीके का होगा। देखो यहाँ पर एक मेंशन किया, दैट इज अ फॉर ईच रो, दूसरा है यहाँ पे टेबल लेवल। अगर आप ईच रो कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पूरी टेबल पे अप्लाई होता है। तो 2 ही है, ट्रिगर टाइप क्या है, या तो टेबल लेवल होगा या रो लेवल होगा। ना इफ ट्रिगर इज नॉट मेंशन देन इट इज टेबल लेवल। अगर आपने ट्रिगर टाइप मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी द टेबल लेवल। टू डिफाइन द रो लेवल फॉर ईच रो कीवर्ड यहाँ पर हम यूज करेंगे। टेबल लेवल ट्रिगर एक्टिवेट ओनली वंस फॉर द टेबल। भाई एक टेबल है, अगर आपने टेबल लेवल पे लगाया तो एक ही बार तो उसको कॉल करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना। लेकिन अगर आपने रो वाइज अगर ट्रिगर को एक्टिवेट किया तो जब भी किसी रो पे काम होगा तो वो ट्रिगर एक्टिवेट होगा। तो यू कैन से फॉर ईच लाइन इट विल एक्टिवेट ईच रो वाला जो ट्रिगर होगा। जो टेबल लेवल है एक पूरी टेबल पे एक बार लगाना पड़ेगा आपको। तो रो ट्रिगर एक्टिवेट्स फॉर ईच रिकॉर्ड टू प्रोसेस्ड बाय द सर्वर। नाउ ट्रिगर कंडीशन क्या होगा, इज अलाउड ओनली फॉर द रो लेवल। इस पे टेबल लेवल पे कंडीशन नहीं लगेगी। अगर आपने रो लेवल पे बात, जैसे मैंने कहा कि जब भी डिपार्टमेंट 10 को डिलीट करें तो वो चीज पॉपअप हो जाए, तो जब भी 10 की बात आएगी तभी तो कंडीशन लिखो वेयर द डिपार्टमेंट इज 10, तो कंडीशन ये हो जाएगी। व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन ओनली एनोनिमस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स जो कोड आपने बनाया वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो अलाउज ओनली DML एंड DQL कमांड्स। इसमें केवल हमारा DML और DQL कमांड ही। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिगर्स ऑन टेबल कैन बी 12। जो टेबल लेवल पे हम ट्रिगर्स लगाएंगे या रो लेवल पे लगाएंगे, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, केवल मैक्सिमम 12। तो आप देखो यहाँ पहला क्या होगा, बिफोर इंसर्ट टेबल लेवल, आफ्टर इंसर्ट टेबल लेवल, दोनों का ही। इंसर्ट के 2 ऑप्शन हो गए, बिफोर आफ्टर। इसी तरह से डिलीट के 2 ऑप्शन हो जाएंगे, बिफोर और आफ्टर। देन अपडेट के भी 2 होंगे, बिफोर और आफ्टर। तो ये देखो 6 कॉम्बिनेशन तो टेबल लेवल के हो गए, और 6 ही कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा आपका रो लेवल पे भी हो जाएगा, बिफोर आफ्टर, डिलीट, इंसर्ट और अपडेट के लिए। तो टोटल आप देख सकते हो कि 12 कॉम्बिनेशंस होंगे यहाँ पर DML ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। Now the next one, how to know when event is activating the trigger. For this 3 system variables are provided. These are the boolean variables and keep the true value when related events activates the trigger. वो 3 है event, that is inserting, deleting and updating. How to access the values from the current record in case of row trigger. अगर रो हमने अप्लाई किया है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगेन 2 नए कीवर्ड आ गए, जैसे अभी बिफोर और आफ्टर कीवर्ड्स था, ऐसे यहाँ पे 2 परसेंटाइल रो टाइप। यानी कि ये रो टाइप मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि परसेंटाइल रो टाइप का मतलब होता है कि अगर कोई आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लीजिए v,
और आप चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप वही हो जो टेबल में कॉलम्स का डेटा टाइप है, तो आपने परसेंटाइल रो टाइप कर, यानी कंप्लीट रो का डेटा टाइप वी में कॉपी हो जाएगा। तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो रो टाइप होगा, लेकिन वो दो नए वेरिएबल जिनका नाम हम यूज करेंगे दैट इज द ओल्ड एंड न्यू। ये डेटाबेस वेरिएबल है, इट इज नॉट द PL/SQL वेरिएबल। डेटाबेस वेरिएबल का मतलब ये सर्वर ने खुद, सर्वर का कीवर्ड है, आई मीन इस नाम को आप नहीं चेंज कर सकते। इट इज अ प्री डिफाइंड ओल्ड एंड न्यू कीवर्ड यहाँ यूज किया जाता है। ओल्ड रिफर्स द ओल्ड डेटा, न्यू रिफर्स द न्यू डेटा। तो यहाँ पे दीज टू वेरिएबल्स कीप वैल्यूज बेस्ड ऑन द इवेंट लाइक। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड और न्यू है। इंसर्ट में क्या होगा, अगर आप कोई नया डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं टेबल में तो ऑब्वियसली यहाँ पर न्यू होगा, तो देखो न्यू पे यस है, ओल्ड तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि आप ओल्ड डेटा को रिप्लेस करके न्यू थोड़ी डाल रहे, तब तो वो अपडेट हुआ। तो इंसर्ट के केस में ओल्ड में कुछ भी नहीं होगा, बट न्यू के केस में कुछ आपको डालना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए डिलीट के केस में क्या कुछ ओल्ड मिलेगा, यस। आप डिलीट तभी करेंगे जब डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो आप उसको ढूंढ के डिलीट करेंगे। नए को इंसर्ट सॉरी जो नया डेटा होगा वो तो होता ही नहीं, डिलीट में केवल पुराने को ढूंढा, तो यस पुराना हो गया और नो में न्यू हो जाएगा। अपडेट के केस में आपको दोनों मिलेगा, ओल्ड भी मिलेगा न्यू, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पुराना डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, किसी का रोल नंबर गलत है तो उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, नया रोल नंबर, तो आपको पुराना ढूंढ के नए को डालना है। तो यहाँ दोनों केस में यस हुआ। वाइल इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड ओल्ड डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू बट न्यू कंटेन्स यूजर गिवन डेटा। इंसर्ट के केस में आपने देखा कि ओल्ड में तो कुछ नहीं मिलेगा बट न्यू मिलेगा आपको, जो कि यूजर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अगर अपडेट की हम बात करें तो अपडेट के केस में क्या है, जो पुराना डेटा है वो सर्वर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, नया जो होगा वो यूजर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सर्वर के पुराने डेटा को रिप्लेस करेगा यूजर जिसने अभी नया प्रोवाइड किया। दूसरी चीज, यहाँ जो दो नए कीवर्ड यूज हुए ओल्ड और न्यू, जब भी इनको यूज करेंगे तो इनके नाम के पहले दो कॉलन इस्तेमाल होंगे, ऐसे ये वाला इस्तेमाल होगा जो कीबोर्ड पे बना होता है, जिसे आप कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलन के ठीक ऊपर वाला सिंबल होता है। तो ये हमेशा ये रिफर किया जाएगा, ये इसका प्रीफिक्स है, आई मीन कॉलन के साथ आप इसे प्रीफिक्स करेंगे। एंड दीज आर नॉट द PL/SQL वेरिएबल, इट इज द होस्ट वेरिएबल। जिनके साथ भी नाम के साथ ये कॉलन लगता है इसका मतलब होस्ट या सर्वर का वेरिएबल है, और उसका जो पेरेंट इन्वायरमेंट है वो आपका ओरेकल सर्वर ही है और कुछ नहीं है। आई मीन वो PL/SQL का लोकल वेरिएबल नहीं है जो हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, DDL पढ़ने से पहले मैं इसका एक प्रोग्राम आपको रन करा के दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिगर हम बनाने जा रहे हैं, एक ट्रिगर बना रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिगर सिस्टम पे पड़े हैं। तो देखिए सब पहली लाइन में क्या लिखा है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ये तो कीवर्ड है, क्रिएट भी कीवर्ड है, रिप्लेस भी कीवर्ड है और ट्रिगर भी। नाउ दिस इज द ट्रिगर नेम विच वी आर प्रोवाइडिंग है। तो ट्रिगर नेम क्या है, डिस्प्ले अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर चेंजेस, ये हमने खुद नाम दिया। आप केवल यहाँ पे सैलरी भी दे सकते थे, ये तो केवल जो भी आप अपने ट्रिगर का नाम रखें एक मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या काम करें। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर सैलरी में कुछ चेंजेस हो तो उसको डिस्प्ले करा दे, तो इसलिए इसका नाम कुछ ऐसा चूज किया है। नाउ बिफोर डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन EMP, यानी कि डिलीट, अगर EMP टेबल पे अगर हम इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, या तो डिलीट या इंसर्ट या अपडेट, तो सैलरी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो उसको वो करे। लेकिन हमने यहाँ इवेंट क्या किया, आई मीन जो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है वो बिफोर कीवर्ड, क्योंकि अगर डिलीट अपडेट कुछ भी परफॉर्म, लेकिन इनके डिलीट अपडेट करने से पहले वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दे, तो बिफोर कीवर्ड लिया। अब देखो यहाँ पे फॉर ईच रो यहाँ पर हमने ट्रिगर टाइप लिया है। अगर हम ये कीवर्ड ईच रो नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये टेबल लेवल पे हो जाता, तो बट हमें कोई भी रिकॉर्ड अगर डिलीट हो तो हमें यहाँ पर वो पॉपअप हो जाए। तो फॉर ईच रो, देन अब यहाँ पे आपने व्हेन कंडीशन लगाई, व्हेन न्यू डॉट EMP नंबर, आई मीन आप एक जो वेरिएबल मैंने आपको बताए थे दो लेने हैं, दैट इज द ओल्ड एंड न्यू। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि न्यू डॉट EMP नंबर इज ग्रेटर, आई मीन जो भी नया अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो उसका आप एम्प्लॉय नंबर डालोगे, तो एम्प्लॉय नंबर डालेंगे तो उसको हमने टैग किया न्यू डॉट EMP इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
देन व्हेन न्यू डॉट ईएमपी ग्रेटर देन 0 डिक्लेयर, आई मीन अब एनानोमस ब्लॉक है यहाँ पे, डिक्लेयर सैलरी डिफरेंस नाम का एक लोकल वेरिएबल लिया, सैल डिफ, डेटा टाइप उसका नंबर हो गया। देन बिगिन, बिगिन आपका कोड ही है, डिक्लेयर के बाद बिगिन आएगा। तो अब हम सैलरी डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो कॉलन के साथ इसे प्रीफिक्स किया गया है, न्यू डॉट सेल माइनस ओल्ड डॉट सेल, आई मीन जो भी सैलरी आप यहाँ पर अपडेट करने जा रहे हो तो उसकी कुछ नई सैलरी आप बताओगे कि भाई जो न्यू सैलरी आपने डाली है वो प्रीवियस वाले से ज़्यादा है या कम है, उसका वो डिफरेंस कैलकुलेट करके दे देगा यहाँ पे। देन यहाँ पे आप डिफरेंस निकालने के लिए ही तो हमने यहाँ पे ट्रिगर बनाया है कि क्या जो हम नया डाल रहे हो ज़्यादा है या कम है, वो आप देख सकते हो। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या देखोगे, प्रिंट करा लिया कि भाई पहले वाली सैलरी क्या थी, दैट मीन्स ओल्ड सैलरी क्या है, तो उसको आपने प्रिंट करा लिया ओल्ड सैलरी, फिर न्यू सैलरी क्या है, फिर उन दोनों का डिफरेंस क्या है आपने वो भी, और देन प्रोग्राम को यहाँ पर वो कर दिया, पॉपअप कर दिया। तो देखते हैं अगर हमने यहाँ पर ये जो ट्रिगर बनाया है इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब ट्रिगर क्रिएट होगा तो ये मैसेज आएगा, बेसिकली वो भी जो पिछला वाला वीडियो आ रहा था ना जाने कैसे ये रॉन्ग आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर एक बार मैसेज, मैं इसे फिर से रन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा, क्योंकि फिर से कितनी बार भी रन कर लीजिए ये आएगा ट्रिगर क्रिएटेड, क्योंकि रिप्लेस कीवर्ड यूज है। अब देखिए ट्रिगर क्रिएट हो गया, आपको लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ काम किया भाई, ट्रिगर बस यहाँ मैसेज आ गया, ट्रिगर क्रिएटेड कुछ दिखा तो है नहीं। ये कब पॉपअप होगा आपका, ये डेटाबेस पे ये ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं कोई यहाँ पर अपडेट करना चाहूँ, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू राइट हियर सम क्वेरी। तो सपोज देखो अब मैं यहाँ पे डिलीट करूँ या इंसर्ट करूँ, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू, मान लीजिए 7839 मैंने किया, किंग को डिलीट करने जा रही हूँ जिसकी एम्प्लॉय नंबर ये है, मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक किंग को डिलीट नहीं करने दे रहा। ऐसा नहीं कि आपका ट्रिगर काम नहीं कर रहा, ट्रिगर काम कर रहा। उससे पहले एक और प्रॉब्लम आ गई इसमें, कह रहा है चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि हम 7839 को हम नहीं डिलीट कर सकते। इसलिए नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि उसके बेसिस पे कुछ और रिकॉर्ड हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि कौन सा रिकॉर्ड, चलो मैं अपडेट कर देती हूँ, यहाँ पर डिलीट की जगह अपडेट करके देखते हैं। अपडेट ईएमपी सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस, मान लीजिए मैंने 4000 कर दिया, वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू, मैं एक एम्प्लॉय ले रही हूँ ताकि हमें पता चले 39, वेयर एम्प्लॉय इज अ 7839। तो अपडेट ईएमपी सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 4000, जबकि इस किंग की है, किंग की सैलरी 5000 है। अब देखते हैं क्या रन करेगा। देखिए यहाँ पे हमने केवल अपडेट किया था, अगर ये ट्रिगर नहीं बना होता तो केवल मैसेज आता 1 रो अपडेटेड, ये लास्ट वाली लाइन आती। बट अभी देखिए आपके पास डेटा डिस्प्ले हो रहा है, द ओल्ड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कितनी थी, इसी एम्प्लॉय की, दैट वाज 5000। बट अभी अपडेट होने के बाद 4000 आपने उसमें प्लस कर दिया, तो देखिए कितनी आ गई, 9000 आ गई। सैलरी डिफरेंस कितना हुआ, यानी ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी में डिफरेंस कितना हुआ, 4000। ऑब्वियस सी बात है 4000 का होगा, क्योंकि पुरानी 5 थी और अभी 9 हो गई है, तो 4000 आप देख भी सकते हैं, 4000 का इंक्रीमेंट किया था आपने, तो ये आ गया। तो अब आप चाहें तो ओरिजिनल टेबल आप जाके देख सकते हैं कि क्या ऐसा है, उसमें 9000 हुआ है कि नहीं। तो ये आपने एक ट्रिगर बनाया कि जब भी कोई इवेंट परफॉर्म हो तो आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले करा दे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैंने किया, तो देखते हैं कि इनकी सैलरी बढ़ी कि नहीं।
ये देख सकते हैं आपकी किंग की जो सैलरी हो 9,000 हो गई, पहले ये 5,000 थी। आप चाहें तो यहाँ पे इसे फिर से देखो, मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा देती हूँ। फिर भी चेंजेस तो वही है, चाहे आप माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे हम और इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया। यहाँ पे ओल्ड सैलरी 9,000 थी, न्यू सैलरी 5,000 हो गई, क्योंकि माइनस हो गया। सैलरी डिफरेंस क्या है, -4,000, क्योंकि वहां पे आपने डिफरेंस इक्वल टू क्या लिख रखा है, दैट इज अ ओल्ड सैलरी माइनस न्यू सैलरी, जो ट्रिगर हमने बनाया था, तो इसलिए नेगेटिव में आ गया। अब इसी तरह से आप किसी का भी अगर आपने इंसर्ट काम किया तो भी ये ट्रिगर पॉपअप होगा और आपको ओल्ड एंड न्यू सैलरी दिखा देगा। तो लेट्स डू दैट कि इंसर्ट करना चाहते हैं अगर हम यहाँ पर, तो इंसर्ट इनटू कहाँ पे करना है आपको, ईएमपी टेबल में करना, इंसर्ट इनटू ईएमपी। नाउ वैल्यूज में देखिए एम्प्लॉय नंबर तो हमें डालना ही पड़ेगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 डाल दिया। और क्या चीज़ डालना पड़ेगा, बाकी सबको आप नल नल रख सकते हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉय का नाम आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ए डाल दिया एंड बाकी सब चीज़ें नल हो सकती हैं, बट डिपार्टमेंट नंबर भी हम डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि और किसी पे तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं। तो मैंने यहाँ पे बाकी सारा डेटा नल कर दिया। टोटल 8 कॉलम्स है, तो क्योंकि एम्प्लॉय नंबर हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। अच्छा, सैलरी किस कॉलम पे थी मुझे ये ध्यान नहीं है, एक बार रन करके देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी इंसर्ट करनी थी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो सैलरी जो है छठे कॉलम पे है, तो छठा कॉलम मुझे एम्प्टी नहीं बल्कि कुछ सैलरी डालनी है। तो 3 3 6 यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यूज डालनी है, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 6,000 कर दिया मैंने। एंड देन कमीशन को भी मैंने नल कर दिया। डिपार्टमेंट नंबर भी आप नल कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे 10 नंबर डाल दिया एंड पुट दिस एंड देन रन दिस। अब हम ये डेटा यहाँ पे इस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया मैसेज 1 रो इंसर्टेड, एक रो इंसर्ट हो गई, बट उसकी ओल्ड सैलरी आप देख सकते हैं खाली आ रही है, और न्यू सैलरी कितनी है 6,000 है। सैलरी डिफरेंस कितना है, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका कुछ माइनस ही नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाया, क्योंकि आपकी न्यू सैलरी तो है बट ओल्ड सैलरी नहीं है। और मैंने आपको बताया था इंसर्ट के केस में ओल्ड जो है वो क्या होगा, वो नो होगा, और न्यू सैलरी यस होगा। इसी तरह से डिलीट के केस में भी आप देख सकते हो कि वहां पर भी कुछ नहीं आएगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रो इंसर्ट हुआ है कि नहीं, मैसेज आ रहा है प्रॉपर कि 1 रो इंसर्टेड हो चुका है। अच्छा, ऊपर वाला सेलेक्ट हो गया था। तो ये देखिए 1 रो इंसर्ट हो चुका है, ये आप नीचे देख सकते हो, जिसकी सैलरी 10,000 है, नाम AAA रखा था मैंने। तो यहाँ पे ये डेटा आ गया। नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड जो अभी हमने इंसर्ट किया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम ईएमपी। तो भी देखिएगा ये आएगा वेयर, मैंने लिख दिया सेल, क्योंकि सैलरी थोड़ा डिफरेंट है, आप एम्प्लॉय नंबर भी डाल सकते थे। वेयर सेल इक्वल टू 6,000, हम उस वाले को डिलीट करना चाहते हैं जिसकी सैलरी 6,000 है। तो देखिए मैसेज आ गया 1 रो डिलीटेड, 1 रो डिलीटेड आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसे यहाँ पर, तो मैसेज यहाँ पर ये आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपली एक चीज़ यहाँ पर क्या बताने जा रही थी, कमेंट और रोल बैक करती हूँ मैं, रोल बैक। स्टेटमेंट प्रोसेस हो गया, इसका मतलब ये डेटा वापस आ गया जो मैंने अभी अभी डिलीट किया था। सिक्स थाउजेंड वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पे सेट कर दें तो दिखेगा।
क्योंकि डेटा प्रोसेस हुआ था तो इसका मतलब हमारा डेटा जो है जो हमने डिलीट किया था वो वापस आ गया होगा, बट वो कमिट तो हुआ नहीं है। ये आ गया। ओके, फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डिलीट के केस में यहाँ पे मैंने लिखा ना डिलीट फ्रॉम एमपी वेयर सेल इज दिस, तो ये इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सैलरी की जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेयर एमपी नंबर इक्वल टू 1 2 3 4, तो 1 रो डिलीटेड आ गया। ये मैसेज आ गया। तो बाय दिस यू कैन से यहाँ पे ट्रिगर फायर हो गया है। अच्छा, शायद मैंने वहाँ ट्रिगर में डिलीट ऑप्शन नहीं दिया था क्या, कि डिलीट के केस में भी ये दिखाना चाहिए कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी, अब नई क्या होगी, तो नई ब्लैंक हो जाए, ओल्ड को दिखाना चाहिए। तो मे भी शायद वहाँ इंसर्ट एंड अपडेट लिखा था, डिलीट नहीं था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू यहाँ पे। तो जो भी आप डालोगे, तो जिस तरह से आप देखो यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते वक्त, अपडेट करते वक्त आपको एक मैसेज आ जाएगा कि पुरानी कितनी थी, नई कितनी थी, अगर वो ट्रिगर उसके अकॉर्डिंग बना है तो। अगर ट्रिगर आपने नहीं बनाया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसा आप पहले कर रहे थे वहाँ पर वो, ये भी एक ट्रिगर ही है जो यहाँ मैसेज आ रहा है 1 रो डिलीटेड, बट इट इज़ सर्वर के द्वारा ऑलरेडी बना हुआ है, आपने नहीं बनाया। दिस इज़ नॉट द यूजर डिफाइंड ट्रिगर, इट इज़ अ प्री डिफाइंड ट्रिगर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसकी मदद से आपको ये मैसेज मिलता है कि 1 रो इंसर्टेड 1 रो डिलीटेड, ये है। बट इसके अलावा भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप अपने आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DML ऑपरेशन, दैट इज इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम देखेंगे ट्रिगर विच इज बेस्ड ऑन द DML ऑपरेशन, सॉरी DDL। तो DDL कैसे बनाएंगे उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, उसके सिंटेक्स अलग होंगे। तो यहाँ पे देखिए DDL का है, DDL के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं DDL का। तो now DDL triggers are raised in response to create alter tables when इनमें से कुछ भी आपने यहाँ पर परफॉर्म किया, तो either you are going to create, alter or drop the events, user can create DDL triggers on their schema if they have create trigger privileges। तो now यहाँ पर देखो वही यूजर यहाँ पे DDL का इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास एडमिन पावर हो, वो DBA हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिसके पास, जैसे हमारा जो है सिस्टम, हमने अपने आप ही सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है, हम कोई प्रॉक्सी सर्वर नहीं यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्लाइंट नहीं यूज़ कर रहे हैं कि सर्वर कोई और है, क्लाइंट मशीन आपका अपना ही सिस्टम जो है क्लाइंट एंड सर्वर दोनों का काम कर रहा है। तो नाउ यू कैन डू दैट। तो कह रहा है क्रिएट ट्रिगर एट डेटाबेस लेवल, यूजर मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रिविलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस ट्रिगर का आपके पास प्रिविलेजेस होना चाहिए। तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, तो ये देन बिफोर आफ्टर, इसमें भी कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि एक ट्रिगर कब फायर हो, आइदर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, बिफोर द क्रिएशन, आफ्टर द क्रिएशन, ये या ड्रॉप करने से पहले या बिफोर। तो क्रिएट और ऑल्टर, ड्रॉप ऑन डेटाबेस, आपको डेटाबेस का नाम बताना होगा। देन यहाँ पे आपको स्कीमा का नाम, एक पर्टिकुलर टेबल EMP की बात कर रहे हैं या कंप्लीट, सपोज करो मैं इसको जो लॉगिन करती हूँ, मेरा जो डेटाबेस का नाम है वो DBMS करके है, तो मैंने जो लॉगिन पासवर्ड बनाया है, तो मेरा जो यहाँ पर डेटाबेस है वो है DBMS करके। इससे पहले मैंने आर्या बनाया था, वो एक्सपायर हो गया, तो वो आप यहाँ के हम यानी कि आर्या के अंदर जितना भी डेटाबेस बनाया है उसकी बात कर रहे हैं, या आर्या के अंदर एक पर्टिकुलर EMP टेबल की बात कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट टेबल। तो ये डिपार्टमेंट और ये EMP टेबल इज नथिंग बट वन स्कीमा, और ग्रुप ऑफ स्कीमा इज नथिंग बट द कंप्लीट डेटाबेस। जैसे अगर हम बोले HR का जो आपने डेटाबेस बनाया, HR का मतलब जो आपने यहाँ पर डेटा बनाया तो उसमें बहुत सारा हो सकता है, टीचिंग स्टाफ, नॉन कॉलेज की बात कर रहे हैं तो
टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टूडेंट का डिटेल, जितनी भी, तो ग्रुप ऑफ टेबल्स हो सकती हैं एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, और वो टेबल आपस में एक दूसरे से लिंकअप्ड है विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनल इंटीग्रिटी। दैट मीन्स आप उन टेबल के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं उसकी वजह से। तो बहुत सारी टेबल को मिला के एक डेटाबेस बनता है। एक पर्टिकुलर टेबल की हम बात करें तो हम उसे बोलते हैं स्कीमा। तो स्कीमा कीवर्ड से कंफ्यूज मत हो कि ये स्कीमा क्या है, इट्स नथिंग बट द टेबल का नाम, रिलेशन जिसे आप बोलते हो। तो while creating DDL trigger scope can be specified as entire database or only one schema। या तो आप पूरे डेटाबेस पे स्कोप बता सकते हो कि भाई क्या करना है, या एक पर्टिकुलर स्कीमा या एक टेबल का नाम बता सकते हो, और लिस्ट ऑफ स्कीमा बता सकते हो, एक से ज़्यादा टेबल का नाम यूज़ कर सकते हो। ऑन क्लास डिफाइंस द स्कोप, आई मीन ऑन की मदद से। डेटाबेस कीवर्ड causes the trigger to fire response to the specified DDL event regardless of the schema that is affected। The word schema is reserved word which follows the actual schema। That means system.scott, I mean scott भी एक यूजर है यहाँ एग्जाम्पल। तो सिस्टम के अंदर आपने एक स्कॉट नाम का यूजर बनाया, जैसे हमारे सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे अभी DBMS नाम का एक यूजर बनाया, या आर्या नाम, या आप सब ने अपने अपने नाम का एक यूजर बना रखा। लेकिन हम सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? सिस्टम। मेन जो सिस्टम एडमिन है वो सिस्टम नाम का यूजर है, उसके अंडर में हम बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो इस सिस्टम के अंडर में आप बहुत सारे यूजर्स बना सकते हैं, जैसे मैंने खुद अपने नाम का एक बना रखा था, एक आर्या नाम का बना रखा था, एक अभी DBMS बनाया मैंने। तो ये सारे इस सिस्टम के लिए यूजर हुए। आई मीन तो यहाँ पर भी क्या, सिस्टम डॉट स्कॉट, स्कॉट एक यूजर है, एक्सेट्रा। इफ DDL ट्रिगर हैज टू फायर रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफाइड इवेंट अंडर एनी पर्टिकुलर स्कीमा वन कैन स्पेसिफाई बिलो। तो आप यहाँ पे लिखोगे, अगर आप सपोज करो अभी मुझे DBMS के अंदर EMP को डिलीट करना है, तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? लिखोगे DBMS.emp। अगर आप डेटाबेस भी स्पेसिफाई करो तो आप क्या लिखोगे? system.dbms.emp। इस तरह से स्पेसिफाई। तो देखो यहाँ पे system.scott, स्कॉट के अंदर जिस स्कीमा को डिलीट करना चाहते हो या ड्रॉप करना चाहते हो उसका नाम आपको स्पेसिफाई करना, लाइक दैट कि .emp, .department, जो भी करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट हैं DDL के। DDL के यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट हैं, जैसे DDL एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखें तो पहला है sys.sys event returns a 20 character string containing the name of the event that caused the trigger to fire, valid in all event triggers। जितने भी event triggers हैं उनके लिए ये वाला आपका एट्रीब्यूट काम करेगा। इसी तरह से sys.instance num करके है, returns a number of identifying the instance causing the trigger to fire, valid in all event। जितने भी इवेंट होंगे ऑन और बिफोर जो भी आप करोगे। sys.database name valid in all event triggers, it return brand name not the database name, that is Oracle, I mean MySQL या DBase जो भी आप यूज कर रहे हो वो करेगा। तो अगर आपको डेटाबेस का नाम जानना है तो ये रिटर्न कर देगा Oracle। इसी तरह से login_user अगर आप करोगे इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द यूजर कॉजिंग द ट्रिगर टू फायर, आई मीन किस यूजर के अंडर में ट्रिगर बना वो आपको पता चल जाएगा। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टाइप, तो DDL इवेंट ट्रिगर्स इट रिटर्न्स द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल टेबल या व्यू, जो भी आपने, या स्कीमा या सीक्वेंस जो भी होगा वो बता देगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम अगर आपको पता करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन ओनर कौन है उस ऑब्जेक्ट का, तो आप dictionary_object.owner करोगे तो वैलिड DDL इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ओनर, दैट इज, जैसे यहाँ पे स्कॉट एग्जाम्पल लिखा, आप कह सकते हो अभी हम करेंगे तो हमें DBMS दिखाई देगा। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसको बनाने का तरीका, आई मीन इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, जो तीसरा केस है हमारा वो है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। ये तो DDL होगा, अभी एक साथ ही देखते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या है? दीज ट्रिगर्स आर इंट्रोड्यूस इन Oracle, आई मीन 8 की बात कर रहे हैं, अब तो हम लोग 11-12 पढ़ रहे हैं, पुराना वर्जन है। तो स्टेटमेंट ना हो तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंस्टेंट मैंने बोला था ना कि टेबल की जगह हम व्यू पे बना सकते हैं। तो क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर इंस्टेड ऑफ, देन राइट द DML ऑपरेशन जो भी आप कर रहे हैं ऑन व्यू नेम। टेबल नेम की जगह यहाँ पे मेन पार्ट है, ये व्यू नेम का इस्तेमाल करेंगे, हम व्यू पे काम करेंगे ना कि टेबल पे। फॉर ईच रो जो हमने DML ऑपरेशन के लिए बनाया था सेम यहाँ पर होगा, बट टेबल की जगह अब हम इस्तेमाल करेंगे व्यू का।
क्योंकि हम टेबल को डायरेक्टली नहीं छेड़ना चाहते हैं, आई मीन सिक्योरिटी रीजन से, तो हम उसके जो रिप्लिका बना रखे हैं, रिप्लिका का मतलब डुप्लीकेट जो बना रखी विद द हेल्प ऑफ व्यू, उस पे काम करेंगे, डायरेक्ट इस पे ना करके इस पे। फाइनली हम काम इसी पे कर रहे होते क्योंकि व्यू जो है इसी का डेटा एक्सेस कर रहा होता। तो these triggers are always executed before the event and row level triggers। जो लास्ट हमारा है, जो चौथे टाइप का जो ट्रिगर हम बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट द सर्वर लेवल पे जो हम बात करते हैं, दैट इज अ डेटाबेस इवेंट ट्रिगर। यहाँ पर डेटाबेस इवेंट ट्रिगर में दीज ट्रिगर्स फायर ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू यूजर लॉग इन लॉग आउट, जो भी आप करते हो उसके केस में। जब अगर आपने यहाँ पे बनाया तो सर्वर एरर ट्रिगर्स आर रिटर्न फॉर फायर आफ्टर अ सर्वर एरर अकर्स। लॉग ऑन ट्रिगर्स आर रिटर्न टू फायर आफ्टर यूजर लॉग्स ऑन टू द डेटाबेस, कि आप जब लॉग इन करते हैं तब ये मैसेज आ जाएगा नाउ यू आर लॉग इन। अगर आपने लॉग ऑफ किया तो उसके लिए मैसेज आ जाए, अगर आपने सिस्टम स्टार्ट किया तो उसके लिए एक इमीडिएट मैसेज आ जाए, शट डाउन कर रहे हैं तो भी एक मैसेज आ जाए कि नाउ यू आर डूइंग द शट डाउन। तो ये सारी चीजें, तो फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ द ट्रिगर्स, sys.sys इवेंट, इंस्टेंस नाम, डेटाबेस नेम, लॉग इन यूजर, ये सारी चीजें यहाँ पे इसके कीवर्ड्स है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में फोर्थ में मैं देखती हूँ अगर टाइम रहा तो फिर इसके जो थोड़े प्रोग्राम बचे हैं वो करेंगे।